एफबीआर ने सब टैक्स पेयर्स की प्रोफाइल्स को अपडेट करना शुरू कर दिया है। 1 जुलाई से कोई भी शख्स बेशक वो फाइलर है या नॉन फाइलर है, तब तक वो कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी नहीं खरीद सकेगा जब तक उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा, जो आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ये सर्टिफिकेट कौन सा है, इसको हासिल करने का क्या तरीकेकार है, ये सब बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले आईडी कार्ड के नंबर के जरिए हर शख्स के फाइलर और नॉन फाइलर होने को चेक कर लिया जाता था, उसका स्टेटस चेक कर लिया जाता था। लेकिन 1 जुलाई से सर्टिफिकेट के जरिए चेक किया जाएगा कि आया इसको प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने की इजाजत देनी है या नहीं देनी है। कभी कभी एक मामूली सी खरीदारी या एक सिंपल सी या आम सी सरमायाकारी का फैसला किसी बहुत बड़े राज का दरवाजा खोल देता है। जाहिरी तौर पे सब कुछ ठीक लगता है, एक शख्स ने प्लॉट ले लिया या उसने गाड़ी ले ली या उसने किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगा दिए, लेकिन इन सब के पीछे एक ही सवाल उठता है, क्या वाकई इसके पास इतने पैसे या इतने जराए मौजूद थे जिनसे ये सब कुछ ले सकता। कानून खामोश नहीं रहता, वो सबूत मांगता है। वो कहता है अपने जराए दिखाएं, अपने खर्चों की तफसील दें, क्योंकि ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक जाल है। ऐसा जाल है जहां सच और झूठ अलग हो जाएगा, क्योंकि असल खेल पैसे का नहीं है, असल खेल पैसे के सबूत का है। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो से कोई नॉलेज मिलता है, आपके इल्म में इजाफा होता है, तो एक लाइक कर दिया करें और एक कमेंट कर दिया करें, इससे मेरी काफी ज्यादा हौसला अफजाई होती है। तो अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ, जिसके लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, जो अभी हालिया बजट जो है वो पेश किया गया, उसमें एक एलिजिबल पर्सन की जो है वो डेफिनेशन जो है वो बताई गई है कि ये एलिजिबल पर्सन कौन होगा, जो क्या कर सकेगा, और उसकी क्या जो है वो बेसिकली उसकी जो है वो एक अथॉरिटी होगी या उसका एक रिसोर्स होगा कि वो उसको लेके चल सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एलिजिबल पर्सन वो शख्स होगा जिसने अपनी रिटर्न जमा करवाई है, यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह लें कि वो फाइलर होगा, और उसने रिटर्न जब फाइल जमा करवाई है उसमें उसने डिक्लेयर किया है कि उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है, और उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया है। यानी कि जिस शख्स ने अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाई है उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में ये बात डिक्लेयर की है कि उसके पास जो है वो कुछ सफिशिएंट रिसोर्सेज या एक मकूल आमदनी किसी भी फॉर्म में उसके जो है वो एसेट्स हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसका कैश हो सकता है, वो सारी चीजें जो है उसमें डिक्लेयर्ड है वेल्थ स्टेटमेंट में। और अगर वही जो है वो कंपनी है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात डिक्लेयर होनी चाहिए। अब जब बात आ जाती है डिक्लेयर होने की, तो इसका मतलब ये है कि जो भी शख्स अपने रिसोर्सेज को डिक्लेयर करेगा वो इस डेफिनेशन में आ जाता है। और अब उसमें एक और चीज उन्होंने लिखी है कि जो सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर है उसमें उसने डिक्लेयर करना है कि उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज थे एक्सप्लेनेशन देने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर परचेज और इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो उसके जो बेसिकली जो उसने डिक्लेयर किया हुआ है उससे ये बात अखज की जा सकती हो कि उसके पास कोई भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या जो वो खरीदने जा रहा है उसकी जो है वो रिसोर्सेज जो है वो उसके पास मौजूद थे, और वो उसने ऑलरेडी पिछले साल में डिक्लेयर किए हुए। पिछले साल से मुराद ये है कि अब जो लोग 2025 की टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो अगले 1 साल तक जो है वो एक क्राइटेरिया बन जाएगा उसकी फ्यूचर परचेजिंग को लेके, अगर वो फाइलर है तो। नॉन फाइलर के साथ क्या हुआ है वो मैं भी आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये तो उन्होंने कर दिया उसकी रिस्ट्रिक्शन को लेके या उसकी सारी चीजों को लेके कि वो अपना डिक्लेरेशन जो देगा उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होगा। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि वो जो शख्स है उसके इंडिविजुअल में वो उसके जो बच्चे हैं, बीवी है या उसकी फैमिली है या उसके पेरेंट्स है, वो भी इसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें जब आ जाएंगी सामने तो फिर उसको जो है वो एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने पोर्टल के अंदर आप ये देख सकते हैं एक सर्टिफिकेट का उन्होंने स्क्रीनशॉट हमें दे दी है, शेयर कर दी है, जिसके मुताबिक सबसे पहले उस अथॉरिटी का एंटीएन लिखा जाएगा। यानी जहां से आप गाड़ी ले रहे हैं तो एक्साइज वालों का एंटीएन आएगा। फिर अगर आप जो है वो किसी प्रॉपर्टी को जहां से ले रहे हैं उसमें उस रजिस्टरिंग अथॉरिटी वो डीएचए हो सकता है, वो सब रजिस्ट्रार हो सकता है, वो कोई प्राइवेट सोसाइटी हो सकती है या टाउन हो सकता है, उसका जो है वो एंटीएन आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप उसका जो है वो शनाख्ती कार्ड बीच में एंटर करेंगे। अब टाइप के अंदर जो है वो आ जाएंगी 2 चीजें कि ये गाड़ी लेने जा रहा है यानी मूवेबल प्रॉपर्टी या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो दोनों का बीच में हवाला आ जाएगा। फिर उसकी वैल्यू लिखी जाएगी। अब जब वो वैल्यू लिखेंगे जी, मिसाल के तौर पे वो प्रॉपर्टी या गाड़ी जो है वो 20 लाख की या 30 लाख की, हम एक एस्टिमेट के तौर पे उसको 30 लाख रुपया जो है वो इसकी वैल्यू एंटर कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो एंड पे लिखा हुआ है, तो आगे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि आया ये बंदा एलिजिबल है या नहीं है। यानी कि जो हमारी टैक्स रिटर्न फाइल हुई होगी उसकी एक असेसमेंट करते हुए सिस्टम खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा
हमारी वेल्थ स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए फाइनल की बात कर रहा हूं अभी, कि वो ये बताएगा कि आपके पास इसके खरीदने के जो है वो एलिजिबिलिटी है या नहीं है। अब जब एलिजिबिलिटी आ जाएगी तो फिर उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट आपको जो है वो प्रिंट आउट की फॉर्म में मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट आप जमा कराएंगे, उसको QR कोड बारकोड लगा होगा और उसके बाद जो है वो आप प्रॉपर्टी या वो गाड़ी जो है वो खरीद सकेंगे। अब इसके अलावा जो एक और चीज है वो उन्होंने इनएलिजिबल के बारे में कर दी है कि कोई भी पर्सन जो एलिजिबल नहीं है वो डेफिनेटली जो है वो इन एलिजिबल सफर होगा। यानी कि अगर कोई शख्स एलिजिबल नहीं है उसको इन एलिजिबल समझा जाएगा और उसके होते हुए वो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, वो गाड़ी नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसके पास जो है वो सर्टिफिकेट नहीं होगा। इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, वो भी मैं आपको बता दूं कि जो इन एलिजिबल पर्सन है वो बेशक इन एलिजिबल होगा, लेकिन वो जो है वो हर किस्म का रक्षा खरीद सकेगा, मोटरसाइकिल खरीद सकेगा, ट्रैक्टर खरीद सकेगा। फिर इसके साथ जो है वो किसी भी जगह पे वो जो गाड़ी है जो 800 सीसी तक की मालियत की गाड़ी है वो उसको परचेज कर सकेगा। बेशक वो जो है वो नॉन फाइलर है, बेशक वो इनएलिजिबल है। इसके अलावा जो आप ये देख सकते हैं कि ऐसे ट्रक्स भी वो खरीद सकेगा या बसेस खरीद सकेगा जो कि उस डेफिनेशन में नहीं आती जो ऊपर बताई गई है। फिर इसके अलावा जो है वो जो सिक्योरिटीज है इन्वेस्टमेंट की उसकी एक लिमिट डिफाइन कर दी जाएगी। वो शेयर खरीद सकेगा लेकिन उस लिमिट तक खरीद सकेगा। फिर उसके बाद जो है वो ट्रांजैक्शन मेड बाय नॉन रेजिडेंट पर्सन और पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट मेंशन, यानी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, नॉन रेजिडेंट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। फिर इसके साथ जो उन्होंने सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है सफिशिएंट सोर्सेज को लेके उसको जो है वो 111 के अंदर वो ट्रीट नहीं करेंगे। वक्तन फक्तन जो है वो पॉलिसीज और जो SRO है वो जारी करके चीजों को जो है वो एक्सप्लेन करता रहेगा और उस हिसाब से ये सारी चीजें आगे प्रोसीड करेंगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया कि एलिजिबल और इनएलिजिबल कौन होगा और वो किस तरीके से जो है वो काम करेगा। ये सारी बातें आपने ज़हन में रखनी है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।